देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो युद्ध छिड़ा है इजराइल और ईरान के बीच में, इसके आसार तो बहुत पहले से ही नज़र आ रहे थे। सिर्फ अब समय की बात थी कि कब ये इन दोनों के बीच में टकराव होता है। ये मानना पड़ेगा कि इजराइल ने अपना जो समय चुना है इस टकराव का, उसके पीछे जो दो कारण बताए गए हैं। एक तो यही कारण है कि उनके कगार पे था ईरान, न्यूक्लियर हथियार बनाने के कगार पे था, जो कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इजराइल के लिए। और दूसरा, क्योंकि आने वाले संडे यानी कि कल जो है इतवार को इसके ऊपर एक बातचीत भी चल रही है ईरान और यूएस के बीच में। और ट्रंप ने ये भी कहा था कि इस बातचीत के लिए हम तैयार हैं, और इस जो इनका न्यूक्लियर मिशन है या जो इनका न्यूक्लियराइजेशन जो ईरान सोच रहा है अपने बनाने की न्यूक्लियर हथियार, उसके ऊपर ट्रंप ने काफ़ी ओपन माइंडेडली एक इनविटेशन दिया था कि आइए बातचीत करते हैं और इसका हम जवाब कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक तरीके से ढूंढ लेंगे जी। तो ऐसा भी माना जा रहा है, इजराइल ने भी ऐसा करने की कोशिश की, या विश्व ये मानता है कि शायद उसको एक प्रेशर पॉइंट या एक दबाव बनाने के लिए कि ईरान जो है इस बात के लिए राजी हो जाए बातचीत के लिए, और वो बातचीत फेवरेबल तरीके से चले। ये भी ऐसा माना जा रहा है कि इन्होंने ऐसा कहा, इजराइल ने ऐसा कहा, और या ये जो हमला किया है उसके पीछे एक ये भी बड़ी बात हो सकती है। सर, ट्रंप के लिए तो ये भी कहा जा रहा है कि वो जानते सब थे, और ये ट्रंप और नेतन्याहू की, मतलब अमेरिका और इजराइल की एक मिली भगत थी कि ईरान को इस गफलत में रखा जाए कि बस वो हमला करने वाला है, लेकिन अमेरिका ने उसको रोक रखा है, बातचीत करो और इस बीच में हमला हो गया। बिल्कुल सही आपका असेसमेंट है, और उसके भी आसार बिल्कुल सामने थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑर्डर दे दिए थे कि जो उनके एसेट्स हैं मिडिल ईस्ट में 8 से 10 देशों में उनके एसेट्स हैं, जिसमें कि उनके एयरक्राफ्ट्स भी शामिल हैं, जिसमें उनके पर्सनल भी शामिल हैं, उनको पहले ही उन्होंने ये हिदायत दे दी थी कि आप इसको थिन आउट करो, यानी कि अपने जो यूएस पर्सनल्स हैं इन जगहों पे उनको हटाने की मुहिम तो पहले ही शुरू हो चुकी थी। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका को कम से कम ये मालूम था कि इजराइल जो है ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस पूरे हमले में कोई भी बात अगर आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी, या इसके लिए जो बड़ी गारंटी है वो अमेरिका की इनके साथ है। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले साल शायद अक्टूबर के लगभग या सितंबर अक्टूबर में उन्होंने थर्ड मिसाइल्स जो होती हैं एंटी एयरक्राफ्ट शील्ड देने के लिए, एंटी एयर डिफेंस के लिए, वो अमेरिका ने एक बैटरी इजराइल में दी थी, और इस साल अभी मई के महीने में उन्होंने ये दूसरी बैटरी दी है TAH, ये थर्ड मिसाइल्स होती हैं जो बहुत ही इफेक्टिव हैं, बहुत ही लेटेस्ट किस्म की हैं ये। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इजराइल के पास ये सब एयर डिफेंस सिस्टम तो बहुत उम्दा है, लेकिन ईरान ने भी अभी रिसेंटली जो प्रोग्रेस की है, जो उन्होंने खासकर ये ड्रोन टेक्नोलॉजी में और उन्होंने जो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस की है, उससे ये माना जा रहा है कि ईरान के पास भी इस तरह का असला काफी इफेक्टिव और अच्छा है। चर्चाएं चल रही हैं, जो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तेल अवीव की तस्वीरें, आपको बिल्कुल डाउनटाउन इलाका दिखाई दे रहा होगा, उनका जो शहर का जो एक मेन हब है, कमर्शियल हब कह लीजिए आप, सिटी सेंटर कह लें, जैसे भी जिस भी नाम से उसको बुलाएं। वेस्ट के देशों में आमतौर पर डाउनटाउन कह देते हैं ऐसी जगहों को जहां पर ज्यादातर उनके बिजनेस सेंटर्स होते हैं, उसके इर्द गिर्द उनकी रिहायशी इलाके होते हैं। तो उसके बीचों बीच जाकर के ईरान ने हमला किया, तो लोग थोड़े स्तब्ध भी हैं ये देख करके। ईरान ऐसा कर सकता है क्या? मतलब इजराइल अपनी पॉपुलेशन को क्या पूरी तरीके से 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकता? तेल अवीव राजधानी है, राजधानी में आकर के 1, 2, 4 मिसाइलें भी गिर गई तो वो ऑप्टिक्स के लिहाज से भी बड़ा डैमेज करता है, और वहां अगर आपके बड़े इंस्टॉलेशंस हो, जैसे इनका मिलिट्री हेडक्वार्टर भी है, तो वहां पर भी बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर कहें पहल साहब, तो ये कहना ठीक होगा कि दोनों की ताकत जो है इस वक्त एसिमेट्रिक है, इजराइल की और ईरान की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आप इसको देखिए कि पहले एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था ईरान ने, जो कि हमस, हिजबुल्लाह और हुतीस का था, जो उसके नॉन स्टेट फाइटर्स हैं, लेकिन उनको वीकन किया है। ये देखिए, ये बहुत सोची समझी स्ट्रेटेजी के अंदर इजराइल काम कर रहा है। उसको पहले उन्होंने वीक किया उस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को, उसके बाद उनको रोक के रखा हुआ था यूएस ने कि जब तक ये डिस्कशंस चल रही हैं, और जब यूएस ने देखा कि उनकी बात नहीं मान रहा ईरान, तो कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल उनको मिल गया होगा ये अटैक करने का। तीसरी चीज जो बहुत अहम आती है वो ये आती है कि इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के टारगेट्स तो देखिए, लीडरशिप इनका पहला टारगेट है, चाहे वो पॉलिटिकल, मिलिट्री या फिर उनका न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स का है। पॉलिटिकल में अगर हम कहें तो उन्होंने अली शमखानी को मारा है, जो कि बहुत क्लोज है खमानी के। मिलिट्री का देखा तो जैसे आपने बताया 20 टॉप
लीडर्स जो है उनको मारा, बगेरी, सलामी और जो एरोस्पेस कमांडर है उसको मार दिया। और अगर न्यूक्लियर का देखें तो अब्बासी और मेहदी तेहरानची को मारा है, यानी कि जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट और जो लीड करते थे इनको, उनको मारा है और इनको बड़ी प्रिसाइज इंटेलिजेंस के साथ मारा है। फिर न्यूक्लियर साइट्स, नतांज का न्यूक्लियर साइट जो सबसे बड़ा एनरिचमेंट सेंटर है उसको मारा है। जो सेमी अंडरग्राउंड है, जो ऊपर का पोर्शन है, वो तो पूरा का पूरा तबाह हो गया। IAEA ने इसकी कंफर्मेशन भी किया और कहा कि अभी तक कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लीक नहीं है वहां पे। दूसरा उनका था फार्डो को मारा इन्होंने। फार्डो कहां पे है? माउंटेन्स के नीचे अंदर, और उसको हिट करने के लिए जो अमेरिका के बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं, जैसे कि वो उन्होंने अफगानिस्तान में यूज किए थे या दूसरी जगह किए थे, वो चाहिए, लेकिन वो अभी तक अमेरिका ने इनको नहीं दिए, तो उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं हुआ। फिर उन्होंने मारे दूसरे दो जो है, चाहे वो इस्फहान है चाहे वो दूसरे सेंटर्स हैं, उनको मारा है। और वो क्या कर रहे हैं इसके बाद? किस पे मार रहे हैं? इनके ड्रोन और इनके जो मिसाइल सेंटर्स हैं उन पे मार रहे हैं। अगर डिस्टेंस देखें हम दोनों के बीच में 2000 किलोमीटर का है, और इराक और जॉर्डन आते हैं। जॉर्डन मदद कर रहा है इस समय इजराइल की। जॉर्डन ने भी इंटरसेप्ट किए उनके ड्रोन्स या मिसाइल्स, कोशिश भी की और किए भी हैं। और आखिरी चीज जो मैं इस पे बोलना चाहता हूं कि जो ऐसे सुनने में आया है कि इजराइल ने भी स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल किया है। वो क्या है ये स्टेट एंड नॉन स्टेट? जैसे कि आपने देखा था कि यूक्रेन ने जाके बॉम्बर्स को हिट किया था, ऐसे कहते हैं कि मोसाद ने भी एक ड्रोन बेस और साथ साथ में उसके प्रिसीजन वेपन्स को वहां पे रखा और उसका इस्तेमाल किया इनकी एयर डिफेंस साइट्स पे। और एयर डिफेंस जो इनके S-300 हैं या दूसरे रेडार्स भी जो हैं जो उसको अर्ली वार्निंग दे सकते थे, उनको हिट किया। यानी कि ये बहुत ही वेल प्लान्ड ऑपरेशन था जो किया गया। लेकिन सर, ईरान की स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी कल दिख गई हमको कि वो कुछ नुकसान तो कर सकता है। एब्सोल्युटली। उन्होंने लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया पहले 150 के करीब, जो कि जिसका ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वो इंटरसेप्ट किए गए, वो लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स थे एडवांस्ड वाले आकाश के। और फिर उन्होंने मिसाइल्स का, बैलिस्टिक मिसाइल का जो उन्होंने 150 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, वो बहुत घातक प्रोड्यूस होता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल टर्मिनल स्टेज में आके वो हाइपरसोनिक हो जाती है। कहते हैं कि उसकी स्पीड मार्क 7 के करीब पहुंच जाती है। तो अगर उनको थार्ड भी मिला हो, आयरन डोम भी हो, एरो भी हो उनके पास बहुत ही अच्छा सिस्टम है इतने छोटे से कंट्री के अंदर, लेकिन तब भी ये बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर सैचुरेट कर दें एयर स्पेस को और हाई स्पीड पे आए तो सबको इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि नामुमकिन है।